रियल इस्टेट एजेंट गणेश प्रसाद चंद्रा से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। मेरा नाम गणेश चंद्रा है और मैं रियल इस्टेट सेक्टर में काम करता हूँ। 10 वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए और मैं एक रेरा रजिस्टर्ड एजेंट हूँ। गवर्नमेंट के सभी नॉर्म्स को पूरा करते हैं और नियमों से काम करते हैं। जैसे आप बता रहे सर 10 वर्ष का अनुभव है आपको, तो इन 10 वर्षों का अनुभव हमको साझा कर सकते हैं, क्या क्या अनुभव मिला है आपको? हाँ देखिए, जब मैं 2013 में काम शुरू किया था तब मैं एक जॉब के रूप में शुरू किया था। उस समय मैं जॉब करता था किसी कंपनी में और हम लोग प्लॉट बेचते थे, मकान बेचते थे। कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है। उसको सबसे पहली चीज़ होती है कि रेवेन्यू जनरेट करना। और अभी के समय में चीज़ें, अब मैं फ्रीलांस हो गया हूँ, इंडिविजुअली काम करता हूँ, तो अब हमारी प्रायोरिटी कुछ अलग हो गई है। किसी की ज़रूरतों को समझकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग करना, ये बदल गया है। तो 10 वर्ष का बहुत अनुभव रहा है। गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स बदले हैं, प्रॉपर्टी के रेट बदले हैं, लोगों के विचार बदले हैं, कई सारी चीज़ें हैं। सर इस फील्ड में आपको रुचि कैसी हुई सर? इस फील्ड में आप कैसे हैं, कुछ बता सकते हैं आप? मेरे बड़े भैया हैं, वो भी रियल इस्टेट सेक्टर में ही हैं और बड़े रूप में उनका काम है। लेकिन मैं जब इस सेक्टर में आया था तो मैं अपनी ज़रूरतों को लेकर आया था। पहले मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और उसके बाद में वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद में मैं जॉब की तलाश में इसमें आया था और जॉब मैंने शुरू किया। देन शुरू से ही बोलने की जो आदत है, या एक वक्ता बोलना चाहिए, लेक्चरर बोलना चाहिए, वो मेरा था। मैं लेक्चरर हूँ, हिंदी एमए किया हुआ हूँ। तो इस फील्ड में जो है बोलने वाले की ज़रूरत है, जो सही चीज़ों को प्रॉपरली बता सके, समझा सके, गाइड कर सके। तो मैं परफेक्ट रहा यहाँ पर। तो जैसे कोई क्लाइंट्स आता है आपके पास, सर मेरे को जमीन लेनी है, फ्लैट्स लेना है, घर लेना है, तो क्लाइंट्स के तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। और कई क्लाइंट्स को कभी कम रेट में भी मकान चाहिए रहता है और किन्हीं को तो ज़्यादा पैसा होता है। तो ये तो उन क्लाइंट्स को कैसे आप सजेस्ट कर पाते, कुछ बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है कि अपनी सोच कैसी है वो देखना चाहिए किसी को। मैं सेल्समैन हूँ, मैं बेचता हूँ, तो मैं अपनी सोच ऐसा रखूँ कि मैं किसी का सहयोग कर रहा हूँ, तो इजी वे पे हम उसका सहयोग कर पाते हैं। और हमारा सोच पैसा कमाने का, किसी को निचोड़ डालने का रहेगा तो अलग है, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे पास आया है, ईश्वर ने भेजा है, मैं इनकी हेल्प करूँ। प्लॉट लेने में, मकान लेने में, फ्लैट लेने में, उनका जो भी बजट हो, उन्होंने मेहनत से कमाया है तो उस पैसे का सही उपयोग करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। तो पहले मैं फ़िल्टर करता हूँ कि इसकी आवश्यकता कैसी है, उनके पास कितना बजट है, उनके लिए क्या सूटेबल होगा, और उसके बाद में वैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो उसकी ज़रूरतों को मैच करता हो। और वो यदि लोन करवाता है तो पैसा पटा सके, उस घर में वो खुश रह सके। वो प्रॉपर्टी लेने के बाद घर वाले उनको ताना ना मारें, उनकी गलतियाँ ना निकालें। तो सब चीज़ों को देख करके हम काम करते हैं। और मैं अपनी प्रॉफिट के हिसाब से उसको कहीं घुमा दूँ, कोई भी प्रॉपर्टी दे दूँ, मुझे बस फ़ायदा हो जाए, वो सही तरीका नहीं है। तो इस पर्पज़ से मैं काम करता हूँ कि उसके अगले की ज़रूरत को मैं हेल्प कर सकूँ। तो जैसे कि क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, लगभग क्लाइंट्स के प्रॉपर्टी फाइनल हो जाता है, तो प्रॉपर्टी फाइनल होने के बाद किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, कुछ बता सकते हैं हमको? देखिए, अभी इसमें मार्केटिंग करने का तरीका अलग है। जनरली होता क्या है कि हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं, पसंद आ जाती है तो रेट मोल भाव आदमी करता है, संतुष्ट होता है। फिर उसके बाद में पेपर्स की बात आती है। कुछ कस्टमर ओवर स्मार्ट होते हैं, या चाहे तो न्यूज़ से या यूट्यूब से या मीडिया से पढ़े लिखे होते हैं, तो वो पहले पेपर मांग लेते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं तो पेपर देखने चाहिए, ज़रूर देखने चाहिए। चाहे बड़े फर्म से ले रहे हों, छोटे फर्म से ले रहे हों, इंडिविजुअल आदमी से ले रहे हों, तो सबसे पहले तो होता है रजिस्ट्री पेपर, B1 पेपर। और यदि आप TNC और रेरा अप्रूव कॉलोनी में नहीं ले रहे हैं तो उस स्पॉट में जा करके 2-4 लोगों से पूछने की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं मार्केट में, बुरे लोग भी हैं। कोई और प्लॉट दिखा करके कोई और प्लॉट बेच देते हैं, कोई और घर दिखा करके मेरा घर दिखा करके उससे एडवांस ले लेते हैं। कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो उनको रजिस्ट्री पेपर, B1 पेपर देखने चाहिए। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं, तो जो बिल्डर है और वो जो जिससे वो खरीद रहा है, वो एजेंट सच में उस बिल्डर का ऑथराइज्ड है या नहीं है, उस चीज़ों को भी समझ लेना चाहिए। जरूरी नहीं है बड़ा बड़ा भव्य ऑफिस हो तो बंदा परफेक्ट होगा। कई सारे ऐसे केसेस आए हैं। और जब रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो स्पॉट में 2-4 लोगों से ही पूछने की आवश्यकता है। और उसके बाद में यदि वो बड़ा पैसा लगा रहे हैं या बंदे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। सर रेरा के आने के बाद क्या सुविधा मिली आपको, कुछ बताएंगे? रेरा के आने के बाद कस्टमर्स को बहुत सुविधा मिली है। रेरा ने एक अच्छा नियम निकाला है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं
तो उसका 70% पैसा जो है आपको उसी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में खर्च करने हैं। जब तक डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक उस पैसे को आप अन्य कहीं खर्च नहीं कर सकते। और भी कई सारी सुविधाएं दी है उन्होंने कि इंडिविजुअली उसको रेरा का रजिस्टर्ड नंबर जो है आपको डालना होता है। आप जो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो रेरा के वेबसाइट में डालनी होती है, और उसके लिए अलग से अथॉरिटी बन गई है। तो हर एक स्टेट में उसके लिए अलग से कोड बन गया है, जहां आप कम खर्च में मिनिमम फीस में आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि बिल्डर्स आपको सुविधा नहीं दे रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है उसके लिए। और जो मतलब रेरा आने के बाद में कस्टमर्स को तो फ़ायदा हुए हैं, बिल्डर्स को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम माने कि 90% 95% कस्टमर अच्छे हैं, तो कुछ एक दो अच्छे नहीं होते, जिसका दिक्कत जो है बिल्डर्स को होता है। वो समय पर पैसे नहीं देते हैं, केस लटका कर रहते हैं। तो बिल्डर्स को भी उसका फ़ायदा हुआ है कि उस टाइम लिमिट में आपको पैसा देना है, नहीं तो वो कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए भी नॉर्म्स हैं। लेकिन रेरा में एक माइनस पॉइंट, एक खामी मैं ये देखूंगा कि क्या होता है कि जो बेसिक रूप से काम करने वाले एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं या सेल्समैन हैं, उनका रोल रहता है। लेकिन रेरा उनको कहीं सेफ्टी नहीं देता, उनको कहीं संरक्षण नहीं करता। पूरा मार्केट, चाहे वो आपका कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, सबको पता है कि ब्रोकर्स के एजेंट्स के थ्रू सब काम होता है, लेकिन उसको कहीं संरक्षण नहीं देता रेरा जो है। तो आप कहीं माल बेचें, कहीं प्लॉट प्रॉपर्टी बेचें, आपको कमीशन मिलना है, वो तय नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती, बिल्डर मना कर देता है। कस्टमर डायरेक्ट हो जाते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। कई सारे कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से एजेंट्स को नुकसान हुआ है। तो उसके संरक्षण के लिए भी इसमें एक पहल डालना चाहिए। बाकी रेरा अच्छा है, और एक्चुअल में रेरा की बड़ी नीड मेट्रो सिटीज़ जो होती है, जैसे कि आपका नोएडा है, मुंबई है, या ऐसे दिल्ली है, ऐसे बड़े जगह के लिए हुआ था, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ठीक है, नॉर्म्स तो पूरे ऑल इंडिया में एक साथ ही स्टार्ट होंगे, और यहाँ छोटे रूप में हुए हैं, वहाँ बड़े रूप में हुए हैं। तो अच्छा है, तकलीफ नहीं है, बढ़िया काम कर रही है, होना चाहिए। इस फील्ड में मैं लोग क्या स्कोप है सर, कुछ बता पाएंगे? देखिए, सेल्स में तो सब जगह स्कोप है। आज आप देखेंगे सेल्स ऐसा है कि किसी भी चीज़ों पे जाए तो आज मेडिकल की, हॉस्पिटल की, सब जगह पर मार्केटिंग होती है। तो सेल्स का सब जगह स्कोप है। लेकिन ये बड़ा सेक्टर है, संघर्ष ज़्यादा है। जो संघर्ष करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है, और जो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, कम मेहनत करे काम निकल जाए, तो उसके लिए नहीं है। जो जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, लगे रहना चाहते हैं, डटे रहना चाहते हैं, एक ही उद्देश्य लेके आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत स्कोप। क्लाइंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बता सकते हैं आपको? देखिए, क्लाइंट्स को मैं बोलूँगा कि प्रॉपर्टी ऐसा चीज़ है कि आपकी ज़रूरतों को पूरा तो करता ही है, साथ में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप जो पैसा लगा रहे हैं वो हर 2 साल, 5 साल, 10 साल में उसका इंक्रीमेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो सोच समझ के लगानी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि हम सारे कर्ज करके हम प्रॉपर्टी ले ली और बाकी की सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर्टी आप ऐसा लें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, आप सुखी खुशी से पूरे परिवार के साथ रहें, सब लोग उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर पाएँ, और समय के साथ साथ उसका वैल्यू बढ़ते जाए। ऐसा प्रॉपर्टी लें, सोच समझ के लें, छानबीन करके लें, 10 ऑप्शंस देखें, तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।